गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 28। अब हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया वो किस प्रकार आया, क्या उसका क्रम क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हम ये एक पेंटिंग आपको दिख रही है, इस पेंटिंग के ऊपर हम कुछ देखेंगे। ये पेंटिंग किसने लिखी है? राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सरियू के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। उसने एक सपनों का एक संसार बनाया, उसको उसने एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जो उसके शब्दों में, और उसको उसने नाम दिया जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इसमें जो लोग दिखाए गए हैं वो यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जिसमें सभी उम्र के लोग हैं, सभी सामाजिक वर्गों के लोग हैं। स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हैं। और ये जो आपको एक मूर्ति दिख रही है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है। एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में, ये जो प्रतिमा है उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों, जिन बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया था, उनके अवशेष, उनके टुकड़े बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब इसी में से देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बन गए। आपके क्वेश्चन बन गए कि स्वतंत्रता की प्रतिमा का वो जो चित्र है किसने बनाया है? फ्रेडरिक सरियू ने चित्र बनाया है। क्या नाम दिया है उसने नाम दिया है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र, है ना। क्या है वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके हाथ में क्या है? एक हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है, एक में ज्ञानोदय की मशाल है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। अब हम देखेंगे फ्रांस में किस प्रकार से 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ। राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली अभिव्यक्ति दिखी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता, जो सत्ता पहले राजतंत्र के पास थी, वहाँ से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में चली गई। क्रांति की घोषणा के अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। पहले तो राजतंत्र था, लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो लोगों द्वारा बनाई जाएगी और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अब यहाँ से जो फ्रांस से क्रांति की लहर गई, धीरे धीरे जब वो यूरोप के अन्य राष्ट्रों में गई तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर आई कि सबके मानसिक जगत में परिवर्तन आ गए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। और इसी लहर के कारण यूरोप में जहाँ वंशवाद चल रहा था बहुत सारे राष्ट्रों में, वहाँ पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों में न केवल शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना होती है। राष्ट्र राज्य में क्या होता है? राष्ट्र राज्य में शासक जो शासन करता है और नागरिक दोनों में एक साझा, मतलब कॉमन एक विरासत का भाव होता है, एक कॉमन पहचान का भाव होता है, एक कॉमन सांस्कृतिक विरासत होती है। ठीक है, अब यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उसके उदय के क्या कारण थे? सबसे पहला, निरंकुश शासन व्यवस्था, मतलब वहाँ पर क्योंकि शासन व्यवस्था निरंकुश थी, अपना स्वतंत्र जनता अपना निर्णय नहीं ले सकती थी। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद उदारवादी विचारों का प्रसार होने लगा था, लोग उनको सुनने लगे थे। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और शिक्षित जो मध्य वर्ग था वो शिक्षित होने लग गया था, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी।
कैसे स्पष्ट कीजिए, तो हमने ऊपर से वही लिखना है कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वहाँ जब वो क्रांति हुई तो जो शासन था वो राजतंत्र से जनता के पास चला गया। ठीक है, जनता के पास चला गया और संवैधानिक बदलाव हुए, प्रभुसत्ता नागरिकों के पास चली गई। ये सब आपने इसको पॉइंट्स में लिखना है। निरंकुश शासन व्यवस्था क्या थी? ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं होता, किसी का कंट्रोल नहीं होता, शासक अपनी मर्जी से नियम और कानून बनाता है, जनता पर थोपता है, उसे निरंकुश शासन व्यवस्था कहते हैं। प्रतिमा के सामने इसके ध्वस्त अवशेष जमीन पर क्यों बिखरे हुए थे? ये किस बात का प्रतीक थे? यह इस बात का प्रतीक थे कि जिन संस्थाओं में निरंकुश शासन व्यवस्था चलता था उनको अब ध्वस्त कर दिया गया है, उनका समाप्त कर दिया गया है। 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रकृति को लेकर किस प्रकार की राष्ट्रवाद की प्रकृति थी? उदय के कारण आप लिख देंगे और फ्रेडरिक सेरू के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं। जितने भी चित्रों में मैंने विशेषताएं बताई हैं, एक एक पॉइंट्स में आपने लिखना है कि 4 मित्रों की श्रृंखला बनाई। पहला पॉइंट, सपनों का संसार रचा। दूसरा पॉइंट, उसने जो बनाया उसके शब्द में वो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट्स में लिख देंगे, चित्र पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी इसको ध्यान से करेंगे।